Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of power plant engineering, that is automatic combustion control. सो ऑटोमेटिक कम्बशन कंट्रोल ये कैसे काम करता है, किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें. बाय मीन्स ऑफ ऑटोमेटिक कम्बशन कंट्रोल इट बिकम्स ईजी टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्टीम प्रेशर एंड यूनिफॉर्म फर्नेस ड्रॉट and supply of air or fuel can be regulated to meet the change in steam demand. तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमको पहली चीज़ तो हम जो स्टीम प्रेशर है उसको मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो भी एयर और फ्यूल का जो रेशियो है हम उसमें जो फर्नेस में हम अच्छा प्रोवाइड कर एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड कर सकते हैं. कितना हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट, हमें स्टीम कितना प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से हम एयर फुल रेशियो एक प्रॉपर रेशियो में फर्नेस में भेज सकते हैं. द बॉयलर ऑपरेशंस बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड बेटर एफिशिएंसी ऑफ कंबशन इज अचीव्ड. तो जो बॉयलर का जो ऑपरेशंस रहता है दैट इज़ वो फ्लेक्सिबल और ज़्यादा हो जाता है और एफिशिएंसी उसकी जो है बढ़ जाती है. दिस सेव्स मैनुअल लेबर ऑल्सो. तो जो ये कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल कंबशन कंट्रोल है तो इसमें ऑटोमेटिक है तो लेबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है. हैगन सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल इज शोन इन द फिगर. तो ये क्या वर्किंग है इसका, ये आप डायग्राम को देखिए और इसका क्या वर्किंग है अभी मैं आपको रीड आउट करके समझा देता हूँ. मास्टर रिले R1 is sensitive to small variation in steam pressure and is connected to steam pressure gauge. तो ये जो आप यहाँ पे R1 देख रहे हैं तो ये मास्टर रिले R1 है. इज सेंसिटिव टू स्मॉल वेरिएशन इन स्टीम प्रेशर. तो अगर स्टीम प्रेशर में थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है, अगर फर्नेस में जो स्टीम प्रेशर जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें जो उसका जो प्रेशर है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो ये मास्टर रिले उसे सेंस करेगा. और ये मास्टर रिले है वो स्टीम प्रेशर गेज के गेज से कनेक्टेड रहता है. Decrease in pressure of steam operates the master relay R1, which in turn operates the servo motor coupled of the vanes of induced draught fan to open when them slightly and simultaneously. तो जब इसके मास्टर रिले के पास सिग्नल आएगा कि भाई जो क्या प्रेशर जो है, अगर स्टीम का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो चुका है तो वो ऑपरेट्स द सर्वो मोटर को ऑपरेट करेगा और विच इज़ कपल्ड टू द वेन्स ऑफ इंड्यूस्ड ड्रॉट. तो यहाँ पे आई डी फैन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई डी फैन इट मीन्स इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन. तो इसे ऑपरेट करेगा बाय मीन्स ऑफ सर्वो मोटर, और फिर जो भी उसमें अमाउंट ऑफ एयर उसमें और उस फैन को ओपन कर देगा साइमल्टेनियसली, उसे ओपन कर देगा. द सेकेंड एयर फैन डैम्पर गेट्स ओपन प्रोपोर्शनली. तो जो सेकेंडरी एयर फैन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ इस पे जो यहाँ पे इसका जो एक बोल सकते हैं वॉल्व है तो वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. बाय दिस री एडजस्टमेंट ऑफ इंड्यूस्ड ड्रॉट स्टेबलाइज कंडीशन इन द कंबशन चैम्बर गेट्स चेंजेस. तो यहाँ पे जो क्या होगा, ये चेंज हमें देखने को मिलेगा. मतलब ये जब जो आईडी फ़ैन मतलब इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन से जब ये ओपन हो जाएंगे और सेकेंडरी एयर फैन भी ओपन हो जाएगा, तब यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का जो एयर का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा. या फिर और जो अंदर है जो कंबशन चैम्बर है वहाँ पे जो इसका जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा. मतलब वो जो पहले जो ड्रॉप ऑफ प्रेशर दिखा रहा था वो चेंजेस होने लग गया. दिस चेंजेस ऑपरेट्स रिले R2. तो जब ये चेंज इसमें देखने को मिलता है तब ये ड्राफ्ट कनेक्शन आप ये देख सकते हैं. तो यहाँ से ड्राफ्ट कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ से वो नीचे से होके फिर R2 पे जाएगा, R2 को सिग्नल करेगा, which in turn operates the servo motor coupled to the vane of a forced draught fan to adjust them so that stable condition in combustion chamber are maintained. तो R2 क्या करेगा, वो भी फिर ऑपरेट करेगा सर्वो मोटर को, और सर्वो मोटर से ऑपरेट करने के बाद फिर ये जो
फोर्स डॉट है एफ डी फैन, तो फोर्स डॉट को एडजस्ट करेगा, फैन टू एडजस्ट देम, वो उसको एडजस्ट करेगा। और फिर यहाँ से हम यहाँ से जो भी यहाँ पे जो भी कंबशन चैम्बर में जो मेन स्टेबल कंडीशन स्टेबल हो गया है उसे मेंटेन रखेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा दिस चेंज कॉजेज मोटर लिखा है यहाँ पे। सो दिस चेंज कॉजेज मोर एयर टू फ्लो थ्रू पैसेज। ठीक है, तो उस पैसेज में से जब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ डी फैन दैट इज़ अ फोर्स डॉट फैन जब ओपन हो जाएगा, एडजस्ट होगा, तब उसमें से और एयर इनपुट होगा, दैट इज़ और अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में एयर उसमें से पैसेज में पास होगा, विच इन टर्न ऑपरेट्स रिले R3। तो ये और जब एयर इसमें इस पैसेज में निकलेगा, तब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको P पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से R3 पे सिग्नल जा रहा है। सो R3 पे सिग्नल जा रहा है, इट मीन्स कि रिले 3 पे सिग्नल जाएगा। दिस कॉजेज स्ट्रोकर मोटर टू सप्लाई एक्स्ट्रा फ्यूल इनटू द फर्नेस। तो जब R3 पे सिग्नल जाएगा, डेट इज़ रिले 3 पे सिग्नल जाएगा, तब वो स्ट्रोकर मोटर जो है उसको ऑपरेट करेगा, और फिर स्ट्रोकर मोटर फ्यूल एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल उसमें उस चैम्बर में प्रोवाइड करेगा। ओके, इन केस ऑफ एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ स्टीम द अबव प्रोसेस इज रिवर्स। तो अगर स्टीम प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो भी हमने देखा वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल। इसमें कोई आदमी की ज़रूरत नहीं, कोई वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम। सो फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। Feed water control system is used to control the flow of feed water and thereby flow of steam to meet the load demand by the turbine। तो टरबाइन में कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन के थ्रू हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो उस हिसाब से हमें स्टीम चाहिए रहेगा, और स्टीम कितना बनाना है तो उस हिसाब से हमें वाटर जो है वो फीड करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं उसे कंट्रोल करने का जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम। एट द सेम टाइम फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन द स्टीम टर्बाइन विथ इन रिलेटिवली नैरो लिमिट्स। तो जो फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम है वो जो वाटर ड्रम में जो पानी का लेवल है वो मेंटेन करके रखता है। नॉर्मली द वाटर लेवल इन द ड्रम इज़ मेंटेन हाफ फुल अप टू द डायरेक्ट प्लान। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वाटर ड्रम में जो पानी का लेवल होता है वो आधा होता है। ओके, आधा पानी रहता है और आधा जो स्टीम उसमें प्रोड्यूस हुआ है वो होता है। हाई स्टीम कंजप्शन बाय द टर्बाइन कंबाइन विथ लो फीड वाटर वुड लोअर द वाटर लेवल इन द ड्रम। तो अगर हम उसमें पानी कम सप्लाई करेंगे और स्टीम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उसमें से स्टीम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि पानी उसमें वाटर का जो लेवल है वो और कम होते जाएगा। 3 एलिमेंट ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर इन विच द 3 एलिमेंट्स आर। 3 एलिमेंट कौन से मेन 3 एलिमेंट्स है, डेट इज़ ड्रम लेवल, फीड वाटर फ्लो एंड स्टीम फ्लो। तो ये जो अभी इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ हाई स्टीम कंजप्शन एंड लो फीड वाटर सप्लाई द ड्रम लेवल विल फॉल बिलो द सेट पॉइंट। ओके, मतलब अगर हम हाई स्टीम जो स्टीम का जो कंजप्शन है वो हम अगर ज़्यादा रखेंगे और पानी का लेवल जो है वो कम रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। द ड्रम लेवल सेंसर, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। द ड्रम लेवल सेंसर रिस्पॉन्स टू सच एरर एंड एक्ट्स ऑन द कंट्रोलर टू इंक्रीज द फीड वाटर वॉल्व ओपनिंग टू मीट द स्टीम फ्लो डिमांड। ओके, तो ये सेंसर, इसमें जो कंट्रोल वॉल्व है वो सेंस करेगा और जाएगा, और वो सिग्नल जो है वो कंट्रोलर को देगा और कहेगा कंट्रोलर को कि पानी का लेवल बढ़ाना है तो और ज़्यादा पानी इसमें फीड करना होगा।
सो दिस एक्शन मे बी टू स्लो, तो ये एक्शन शायद बहुत स्लो होगा. सो इट इज़ सप्लीमेंट बाय द सेंसर फॉर फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो प्लांट. तो स्टीम फ्लो सेंसर, तो यहाँ पे कंट्रोलर के यहाँ पे नीचे आप देखें ट्रिमिंग सिग्नल जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा हुआ फीड वाटर फ्लो सेंसर एंड स्टीम फ्लो सेंसर. तो दो तरीके के सेंसर लगाए. तो कितना पानी बेचना है, पानी का रेशियो कितना है, स्टीम जो स्टीम ड्रम में है उसमें पानी का रेशियो कितना है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टीम. तो स्टीम कितना प्रोड्यूस हो रहा है और पानी कितना है, तो वो सेंस करेगा और वो फिर सिग्नल देगा ड्रम लेवल सेंसर को. तो ड्रम लेवल सेंसर क्या करेगा, फिर उस हिसाब से पानी फिर जो ड्रम लेवल सेंसर है तो वो कनेक्टेड रहता है फीड वाटर को, तो वो उस हिसाब से फिर पानी उसमें प्रोवाइड कनेक्ट करेगा, उसमें प्रोवाइड पानी उसमें प्रोवाइड करेगा. ओके, सो ये बहुत ही इजी वे में समझाया गया है फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम. नेक्स्ट देखते हैं स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम. तो जो हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं. द मेन वेरिएबल अफेक्टिंग सुपर हीट टेम्परेचर आर, जो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो सुपर हीट टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं. डेट इज़ फर्नेस टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस एंटरिंग द convective superheater, cleanliness of superheater, mass flow rate of a gas through the convective superheater, feed water temperature, variation of load on the unit and build up of slag or ash on heat transfer surface. तो ये सारे जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे सुपर हीट टेम्परेचर को. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो देर आर सेवरल रीजन्स फॉर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बट द मेन रीज़न इज़ चेंज इन लोड. अगर मेन रीज़न क्या है, चेंज इन लोड, मतलब उसका जो क्या कहते हैं, जो स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल वो कैसे वो ज़्यादा हो जाता है कि स्टीम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इस वजह से कि अगर लोड में अगर चेंजेस दिखे तो उसका स्टीम का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. रिडक्शन इन स्टीम टेम्परेचर डिक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी. तो अगर स्टीम टेम्परेचर में डिक्रीज़ हुआ, स्टीम टेम्परेचर डिक्रीज द प्लांट्स, रिडक्शन इन स्टीम टेम्परेचर अगर कम हुआ तो प्लांट एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी. जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द ड्रॉप ऑफ अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर रिजल्ट्स इन अबाउट 1% इंक्रीज इन हीट रेट. ओके, ऑन द अदर हैंड एन इंक्रीज इन स्टीम टेम्परेचर अबाउट डिज़ाइन टेम्परेचर मे बी रिजल्ट इन ओवर हीटिंग एंड, और अगर ज़्यादा हमने उस स्टीम को टेम्परेचर दे दिया, हीट ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया तो वो ओवर हीट हो जाएगा और फेलियर ऑफ सुपर हीटर ट्यूब्स का फेलियर हो जाएगा, रीहीट ट्यूब्स एंड टर्बाइन प्लेट्स सबका. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया, स्टीम जो है ओवर हीट हो गया तो सब सारी चीज़ों को नुकसान होगा. The temperature of the saturated steam leaving the drum corresponds to the boiler pressure and remain constant if the steam pressure controls are in working order. It is reheater respond to load changes which are needed to be corrected. Okay, next है हमारा combined radiant convection separator. तो रेडिएंट एंड कन्वेक्टिव सुपरहेटर्स. रेडिएंट मीन्स एक जैसे हम बोल सकते हैं शेल एंड ट्यूब्स, जिसमें से पानी एक जगह से पानी फ्लो होता है और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते. और कन्वेक्टिव सुपरहेटर्स तो आपको पता ही होगा, जैसे एक ऐसा प्रोसेस जो मतलब गर्म पानी जो रहता है वो ऊपर की तरफ जाता है और जो भी ठंडे पानी है वो नीचे की तरफ आते हैं गर्म होने के लिए. सो convective superheaters are arranged in series to obtain a relatively flat final steam temperature over a wide load range. तो steam temperature controlled by attemperation. The attemperation क्या होता है? Attemperation is the reduction of steam temperature by removing energy from the steam. तो attemperation एक टेम्परेचर का रिडक्शन है. स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको कम करता है. कैसे कम करता है? बाय रिमूविंग एनर्जी फ्रॉम द स्टीम, उसमें से एनर्जी रिमूव करके. सरफेस एटेम्परेशन. तो सरफेस एटेम्परेशन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसा होता है. कि जैसे समझिए यहाँ पे ड्रम है, ड्रम में वाटर है, वाटर को हीट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा. वो स्टीम जो है वो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से जाके और फिर यहाँ पे ओमेगा 2 जो है वो प्रोवाइड हो रहा है.
तो पहले वो जाएगा प्राइमरी सुपर हीटर, वहाँ पे वो सुपर हीट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा, और फिर वहाँ से फिर से वो जाएगा सेकेंडरी सुपर हीटर। सेकेंडरी सुपर हीटर में जाने से पहले उसको एक अलग डायरेक्शन में मूव कर दिया जाता है, डैट इज़ ओमेगा 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ओमेगा 1 फिर वहाँ से वो जाएगा एक हीट एक्सचेंजर में, दैट इज़ जिसे हम कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर शेल एंड ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टीम रहेगा, जो स्टीम रहेगा उसको जो शेल एंड ट्यूब, मतलब शेल में बाहर पूरा शेल ट्यूब में क्या होगा, पानी घूमते रहेगा और बाहर पूरा हवा रहेगा, पूरा स्टीम रहेगा। तो वो जो स्टीम का जो टेम्परेचर है, मतलब वो जो अपना हीट है, गर्मी है जो स्टीम में, वो अपना प्रोवाइड कर देगा वाटर को प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि वाटर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और स्टीम अपने आप को उसका स्टीम का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा। फिर वहाँ से फिर वापस वो जाएगा, डेट इज़ देखिए यहाँ पे ओमेगा 1 फिर से वो जा रहा है वही लाइन में, और फिर वो जाएगा सेकेंडरी सुपर हीटर में। सेकेंडरी सुपर हीटर में वापस वो सुपर हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन टेम्परेचर नॉमिनल ही रहेगा, और फिर उसके बाद वो टरबाइन की ओर बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम उस टेम्परेचर प्रेशर तो मेंटेन रखते ही हैं और टेम्परेचर एक डिक्रीज़ कर देते हैं, ताकि आगे जो टरबाइन ब्लेड्स हैं या ट्यूब्स हैं उनको नुकसान ना हो। ओके, ये था हमारा स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल बाय एटेम्परेशन। तो एक ये सरफेस टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिर डायरेक्ट कांटेक्ट और स्प्रे टाइप टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये जो हीट एक्सचेंजर में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, दैट इज़ नॉन कांटेक्ट था, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट, अब डायरेक्ट कांटेक्ट और स्प्रे टाइप कंटेम्परेशन में भी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टीम लाइन है, स्टीम फ्लो, डेट इज़ एम एस से डिनोट किया, वाटर फ्लो डेट इज़ मास ऑफ वाटर, मास ऑफ स्टीम, स्प्रे नोजल, टोटल फ्लो, मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, वेंचुरी मिक्सिंग। तो ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टीम फ्लो ऊपर से दिख रहा है आपको, वहाँ से स्टीम फ्लो के अंदर की तरफ आएगा, और वाटर ये साइड में से यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ से एंटर होगा। तो एक नोज़ल के थ्रू जब वो स्प्रिंकल होगा वो वाटर पे, तो सॉरी स्टीम पे, तो वो स्टीम क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा, और वो वेपराइज्ड फिर जो भी हमें टोटल फ्लो नीचे हमें देखने को मिलता है। तो और वो जो स्टीम में जो हीट रहेगा, वो वाटर जो स्प्रिंकल है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो जो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर देंगे। ओके, सो उसका प्रेशर तो उतना ही है, बट उसका टेम्परेचर अब क्या हो गया, लो हो गया है। नेक्स्ट अब ये जो वेंचुरी मिक्सिंग है और थर्मल स्लीव्स हैं, ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं जो डेट इज़ अनवेपराइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो एसिड वाटर ड्रॉपलेट्स जो अनवेपराइज, जो वेपराइज नहीं हुए हैं, जो वेपर नहीं बने हैं, स्टीम के कांटेक्ट में आने के बाद वेपर नहीं बने, तो उनसे उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वो जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है थर्मल स्लीव्स एंड वेंचुरी मिक्सिंग। ओके, ये था एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मेंटेनेंस ऑफ अ स्टीम टरबाइन। So the maintenance is carried out daily, weekly, monthly and yearly by maintenance department. So मेंटेनेंस हम डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, और ईयरली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उनके डिपेंड रहता है कि वो मेंटेन कैसे करना चाहते हैं और किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस, दैट इज़ पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों है, तो नॉर्मल सा चीज़ है कि मेंटेनेंस हमें क्यों करना चाहिए। टू मेंटेन द स्टीम टरबाइन इन ऑर्डर टू अचीव एज हाई प्लांट अवेलेबिलिटी एज पॉसिबल एट द मिनिमम कॉस्ट। The maintenance of large modem unit must be organized to minimize forced outages, that is when the plant is not working due to any problem which affects availability. तो अगर प्लांट समझिए किसी वजह से बंद है, तो उसे फिर से तो भी उसे उस मशीन जो है उसे मेंटेन करके रखना होगा, बिकॉज फिर जब हम काफ़ी समय के बाद अगर हम वापस वो मशीन को स्टार्ट करना चाहें तो मशीन स्टार्ट नहीं हो पाता।
तो हमें उसे टाइम टू टाइम मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है स्टीम टरबाइन में। कैटेगरीज ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़, तो कैसे कैसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, द डिफेक्ट मे और मे नॉट बी अर्जेंट, रेक्टिफाई इफ़ इमीडिएट रिपेयर्स आर नीडेड। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स मतलब कोई पार्ट्स अगर बिगड़ गया है तो उसको रेक्टिफाई करना, फिर उसको चेंज करना या फिर उसको रिपेयर करना, तो ये एक कैटेगरी होगी मेंटेनेंस की। नेक्स्ट है हमारा प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन रनिंग यूनिट्स। तो अगर कोई मशीन चल रही है, डेली चल रही है, तो उस पर पहले प्लान करना और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको मेंटेन करना। उस मशीन को हम कैसे मेंटेन करेंगे ताकि हमारा काम भी ना रुके और वो चलता रहे, ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। और ये बहुत केयरफुल करना पड़ता है, बिकॉज जो काम है अगर हम बिना प्लान के करेंगे तो हो सकता है मशीन अगर जब हम मेंटेन कर रहे हो तब वो स्टक हो जाए और कुछ प्रॉब्लम आ जाए और उसकी वजह से हमारा जो रनिंग है वो बंद हो जाए, रनिंग यूनिट्स जो है बंद हो जाए। तो प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन शटडाउन यूनिट्स, तो जो मशीन बहुत दिनों से बंद है तो उस पर भी हमें प्लान करना होता है कि हमें कितने टाइम बाद या फिर कितने कितने वीकली या मंथली हमें उस मशीन को मेंटेन करना होगा, ताकि वो इन फ्यूचर कभी वापस से जब ऑन होगा वो मशीन तब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, नाउ कंपैरिजन बिटवीन थर्मल पावर प्लांट एंड डीजल पावर प्लांट। सो थर्मल पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट में यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, डेट इज़ प्लांट लेआउट कॉम्प्लिकेटेड रहता है और डीजल पावर प्लांट का सिंपल रहता है। इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा रहता है थर्मल पावर प्लांट का, डीजल का स्मॉल और कॉम्पैक्ट रहता है। देन फ्यूल हैंडलिंग इस थर्मल में डिफ़िकल्ट होता है, डीजल में ईजी रहता है एकदम। देन स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल इसमें ज़्यादा रहता है और इसमें कम रहता है। नीड ऑफ कूलिंग टावर, तो इसमें थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें डीजल पावर प्लांट में कूलिंग टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग ऑफ प्लांट कंपैरेटिवली इट टेक्स मोर टाइम टू स्टार्ट, थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा टाइम लेता है और वो जल्दी से चालू हो जाता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो इसमें मेंटेनेंस और ऑपरेशन करने में इसमें थर्मल पावर प्लांट में डिफ़िकल्ट होता है और इसमें ईजी होता है। नंबर ऑफ़ वर्कर रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा वर्कर्स रहते हैं, इसमें कम वर्कर्स रहते हैं। थर्मल एफिशिएंसी लो हाई, कैपेसिटी ऑफ प्लांट मोर लिमिटेड। तो ये सारे जो डिफरेंस है, तो ये एक बता रहा है कि डीजल पावर प्लांट एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट हमें बहुत ही इसमें जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं डीजल पावर प्लांट में। देन कंपैरिजन बिटवीन थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो इसमें एक पॉइंट तो आपका एवरेज लाइफ वो कंपैरेटिवली मोर अबाउट 35 ईयर्स और इसमें कंपैरेटिवली लेस रहता है थर्मल पावर प्लांट में। देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस टाइम रिक्वायर्ड वो थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस करने में का टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है और उसमें कम रहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में। देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ऑफ प्लांट, तो प्लांट को स्टार्ट करने का टाइम ज़्यादा लगता है, इसे चालू और बंद करने का टाइम कम लगता है। देन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक आर नॉट फ्लेक्सिबल टू द सिस्टम, फ्लेक्सिबल नहीं है और इसमें आर मोर फेवरेबल एंड फ्लेक्सिबल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द पावर सिस्टम। देन कॉस्ट ऑफ अ पावर जनरेशन का कॉस्ट मोर फॉर सम सेम आउटपुट लेस, इसमें कम कॉस्ट लगता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है। फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, तो इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ अ पावर जनरेशन एंड दे ऑल्सो रिड्यूस द आउटपुट पावर, तो इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है और इसमें फ्लक्चुएशन मोर इट इज़ एबल टू मीट द फ्लक्चुएशन ऑफ लोड मोर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली एट एनी टाइम। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल्स, प्रोडक्शन का कॉस्ट और फ्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन मोर एंड इट इज़ अनअवॉइडेबल, तो थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा रहता है और उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते और इसमें लगभग ना के बराबर ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ एज ऑन एफिशिएंसी। देयर इज़ ए कंसिडरेबल रिडक्शन इन एफिशिएंट विथ एज एंड द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट डज नॉट चेंज विथ एज। स्पीड इसका रहेगा 3000 to 4000 revolution per minute और 300 to 400 revolution per minute. Need of attention on selection of material, that is मटेरियल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मोर ड्यू टू हाई अटेंशन, बहुत ध्यान से हमें मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ता है। हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड स्पीड,
एंड इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो इस टॉपिक में ये जो डिफरेंस है कंपैरिजन में भी हम देख सकते हैं कि जो प्लांट एंड पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो डिफरेंस उसके हम देख सकते हैं। ओके, सो आज आज हमने हमारा तो थर्ड टॉपिक है स्टीम पावर प्लांट, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो भी टॉपिक्स है, जो भी चैप्टर है उसे हम कवर करेंगे, दैट इज़ गैस टरबाइन एंड पावर प्लांट। चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।